गुड मॉर्निंग बच्चों। एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरीश पांडे जीएस पढ़ाऊंगा और जीएस में आपको भारतीय संविधान के विषय में आज मैं आप सबको बतलाऊंगा कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कैसे हुई। अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने किस तरीके से संवैधानिक विकास किया, संविधान का निर्माण आगे चलकर संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के तहत संविधान का निर्माण हुआ। तो सर्वप्रथम मैं आपको संविधान के विकास की प्रक्रिया के विषय में संक्षिप्त इतिहास बताना चाहता हूं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है, लिखित संविधान, वो भारत का संविधान है। और सबसे छोटा संविधान जो है वह आपको अमेरिका का संविधान है, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। और संविधान अभी तक ब्रिटेन जिसका अलिखित संविधान है, ठीक ना। तो संविधान के विषय में आपको मैं स्टार्ट करता हूं भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को। और संविधान अंग्रेजों को संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का इतिहास जो है वो किस रूप में आया, ये हमें आपको जानना है। और बच्चों, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए किस तरह उन्होंने अपने लिए संवैधानिक प्रक्रिया, अपने लिए कंपनी के सुधार के लिए कुछ नियम कानून लेकर आए, जो बाद में भारतीय विधि संहिता के रूप में, भारतीय संविधान के रूप में परिवर्तित हो गया। और इसकी पहली आधारशिला जो है वो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया। का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों? इसके पीछे आने का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे आने का उद्देश्य बच्चों ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो चूंकि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक ब्रिटिश शासन को, यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को अधिक से अधिक लाभ हो। लेकिन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो भारत में आए, ये कंपनी को लाभ न देकर बल्कि व्यक्तिगत लाभ ज्यादा एकत्रित करने लगे। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अंकुश लगाने हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समय समय पर एक्ट, जिसे हम अधिनियम के रूप में कहते हैं, एक्ट लेकर आए। और उस एक्ट के तहत पहला एक्ट जो था वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रवर्तक था, वो प्रवर्तक जो था वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। लॉर्ड नॉर्थ था, ठीक ना। अब इसके लाने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना और कंपनी में व्याप्त कदाचार को दूर करना, ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके बाद इसके अंतर्गत प्रावधान थे। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान आए और उसमें पहला प्रावधान ये आया कि कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने हेतु आपको
किसी भी तरह के पारितोषिक उपहार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्थात कंपनी के कर्मचारी किसी भी भारतीय या कोई भी राजा, राजे, राजवाड़े या व्यापारी किसी से किसी तरह का कोई भी पारितोषिक उपहार ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही दूसरा जो प्रावधान आया, सेकंड ये आया कि जो अब तक कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आता था, उसके स्थान पर अब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वह व्यक्ति लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और इसकी सहायता हेतु 4 अन्य सदस्य भी निर्वाचित हुए। अर्थात गवर्नर जनरल को मिलाकर कुल 5 सदस्य जो थे वो आपको सहायक के रूप में या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 5 सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। ठीक ना। फिर तीसरा जो था वो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। पहली बार कब स्थापित किया गया बच्चों? तो 1784 ईस्वी में। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? एलिजा इम्पे। और इनकी सहायता करने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए, जिसमें हाइड, लेमेस्टर और चैम्बर्स, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद चौथा जो आपको महत्वपूर्ण बात प्रावधान आया वह यह आया कि कंपनी के लिए 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसके 1/4 सदस्य अर्थात 6 सदस्य प्रति वर्ष रिटायरमेंट लेंगे। ठीक ना। कितने सदस्य लेंगे? तो 6 सदस्य या 1/4 सदस्य जो है वो रिटायरमेंट लेंगे। इसके बाद आपको इस जो माननीय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, यह न्यायालय जो था किसी भी तरह के सैनिक विवाद हो अथवा नौसैनिक विवाद हो अथवा कोई भी विवाद हो, उस विवाद को सुनने का उसे अधिकार प्रदान किया गया। ठीक ना। चलिए, इसके बाद हम लोग संवैधानिक विकास की दूसरी कड़ी में हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का इंडिया बिल या इंडिया एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट। पिट्स के इंडिया एक्ट, अब जैसे पीछे पढ़े कि किसी भी संवैधानिक संशोधन या एक्ट आने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, तो इस एक्ट के आने का मुख्य उद्देश्य जो था वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई कुछ अन्यायपूर्ण नीतियां जो थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स का इंडिया एक्ट आया। पिट्स के इंडिया एक्ट जो था आने से पहले एक ब्रिटेन में बहुत बड़ी घटना घटित हुई। वो ब्रिटेन में घटना घटित हुई जो आगे चलकर ब्रिटेन के इतिहास में कभी नहीं हुई। वो घटना ये थी कि लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की ब्रिटेन में उस समय मिली जुली सरकार थी। क्या थी? लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की मिली जुली सरकार थी। लेकिन
1984 के पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले एक बिल को लेकर दोनों की सरकारें मिलीजुली सरकार गिर गई। यह पहला और आखिरी मामला था जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ही धराशायी हो गई। इसके एक्ट के पीछे एक मुख्य कारण था, क्योंकि जो फॉक्स था वो ये चाहता था कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अगला कंपनी का गवर्नर बनकर जाए, लेकिन जो लॉर्ड नॉर्थ था वो इसके फेवर में नहीं था। फेवर में इसलिए नहीं था क्योंकि एक जगह इंग्लैंड की संप्रभुता खत्म हो रही थी, इंग्लैंड का साम्राज्य नष्ट हो रहा था, तो दूसरी ओर उसके साम्राज्य स्थापित हो रहे थे। और वो खत्म कहां हो रहा था? तो बच्चों आप सबको पता होगा कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की सरकार चली गई, ठीक ना। और चूंकि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, और वहां पे वो अपना साम्राज्य खो चुका था। जैसा कि हम सबको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस योग्य व्यक्ति था, उसकी योग्यता में कमी नहीं थी चूंकि, लेकिन वह पराजित व्यक्ति था। एक पराजित व्यक्ति को एक दूसरे जगह जहां साम्राज्य स्थापित हो रहा है, अर्थात इंडिया में जहां ब्रिटेन की साम्राज्य स्थापित हो रहा है, वहां वो कैसे एक पराजित व्यक्ति को भेजें। लेकिन जो फॉक्स अधिक था, ऐसी स्थिति में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार गिर गई, और पिट्स जो था उसमें वहां का वित्त मंत्री के पद पर तैनात था। पिट्स ने सदन में बिल पारित करा लिया था, लेकिन महारानी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में चुनाव होता है और उस चुनाव में फॉक्स की सरकार बनती है और पिट्स जो है अगला प्रधानमंत्री बनता है। तो ये पिट्स जो था आगे चलकर पिट्स बिल लेकर आता है, और इस बिल को हम पिट्स के इंडिया एक्ट बिल के नाम से ही जानते हैं, ठीक ना। अब इस बिल में प्रावधान क्या क्या है? तो इस बिल के प्रमुख जो प्रावधान थे वो इन्हीं कुरीतियों को, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए आया। और पहला ही इसमें ये लेकर आए कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार द्वैध शासन, संवैधानिक रूप से द्वैध शासन लागू किया जाता है। द्वैध शासन बंगाल में इसके पहले भी लागू हो चुका है। 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लियो कार्टिज, जिसे द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, बंगाल में द्वैध शासन लगा रहता है। उस समय 1765 ईस्वी में जब लॉर्ड क्लाइव आता है तो लॉर्ड क्लाइव के काल में ही द्वैध शासन बंगाल में लगाया जाता है। लेकिन सवाल पूछता है आपसे कि संवैधानिक रूप से द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया? तो आप जवाब देते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लगाया गया। यह कब तक चला? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम तक यह एक्ट यथावत चलता रहा, ठीक ना। दूसरा जो प्रावधान इसमें द्वैध शासन, द्वैध शासन संवैधानिक रूप से पहली बार, ठीक ना। अब दूसरा जो आया, दूसरा इस अधिनियम के तहत अब क्या हुआ कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, उसके सामने तमाम चुनौतियां हो जाती हैं। क्योंकि इस एक्ट के आते समय लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, यह एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही आया, लेकिन यह आधारशिला जो था वो कॉर्नवालिस के लिए रखी गई थी, ठीक ना। तो इस अधिनियम के तहत दूसरा महत्वपूर्ण बात ये हुआ कि ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब कॉर्नवालिस भारत आता है तो कॉर्नवालिस को भारत में कई व्यवस्थाओं का जनक कहा जाता है, जैसे सिविल सेवा का जनक,
पुलिस व्यवस्था का जनक, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक, न्याय व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर लागू करने का जनक, ये कई चीजें लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की जाती है। लेकिन इस अधिनियम में दूसरा महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश जो थे उसे भारतीय प्रदेश का दर्जा दिया गया। ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश भारतीय प्रदेश के रूप में जाना गया। ठीक ना, ये दो महत्वपूर्ण बातें। फिर जो तीसरा हमारा अधिनियम आया, तीसरा 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक ना, 1700 चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, पहला ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि चार्टर एक्ट का हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो चार्टर एक्ट का हिंदी में अर्थ एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में कई बार यह चार्टर एक्ट का हिंदी पूछ लिया है। तो चार्टर एक्ट का अर्थ होता है राजपत्र लेख। ठीक ना, राजपत्र लेख। कुल 4 चार्टर एक्ट आए। कितने आए? 4 चार्टर एक्ट आए और प्रत्येक चार्टर एक्टों के बीच 20-20 वर्षों का, कितने वर्ष का? 20-20 वर्षों का अंतराल हुआ। यानी पहला अगर 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया तो दूसरा जो आएगा 1813 ईस्वी में आएगा, तीसरा जो आएगा वह 20 वर्ष के अंतराल पर 1833 ईस्वी में आएगा और चौथा जो आपको आएगा वह 1853 ईस्वी में आएगा। तो कुल कितने चार्टर एक्ट आए? 4 चार्टर एक्ट आए। सवाल ये भी पूछ चुका है, सिविल में पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में पूछ चुका है कि कुल कितने चार्टर एक्ट आए। तो 4 चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्टों के बीच कितने वर्षों का अंतराल था? तो 20-20 वर्षों का अंतराल था। और 1793 के चार्टर एक्ट के समय पूछता है कि कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही 1773 का चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट आपको आया। ठीक ना, इस चार्टर एक्ट के आने के पीछे अब कहीं ना कहीं यूरोप की भी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में यूरोप में बहुत बड़ा परिवर्तन, या पूरी दुनिया में 2 चीजें देखने को मिलती है। पहला क्या होता है? पहली बार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलता वैश्विक स्तर पर। वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व में पहला सबसे पुराना गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली लिच्छवियों का था, लेकिन पहला बार आधुनिक विश्व के लिए पहली बार जो था वो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कहां से होती है? तो वह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। किससे? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। और उसी वर्ष जो था आपको दुनिया में एक चीज और देखने को मिला, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1789 की घटना ने विश्व के मानस पटल पर 2 बातों को रखा। पहला क्या रखा? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व रखा, और दूसरा हमें लिखित संविधान दिया। और वो लिखित संविधान किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। ठीक ना, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिका में जो था वो संविधान निर्माण पूर्ण हुआ। और वह आपको पीछे मैंने बताया भी कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका का है, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं बच्चों। ठीक ना, अब इस एक्ट, इसके साथ ही अब यूरोप में घटनाएं परिवर्तित हो रही थी, और चूंकि यूरोप में घटनाएं परिवर्तन होने के पीछे कई कारण थे। ब्रिटेन जो था वो लेजर-फेयर के सिद्धांत का पालन कर रहा था, अर्थात अहस्तक्षेप की नीति। वो किसी के हस्तक्षेप के विषय में नहीं बतला रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सेलिसबरी को अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अब इस तरह फ्रांस में व्यवस्थाएं बदलती हैं, और फ्रांस में एक व्यक्ति आता है जो तेजी से, सामान्य व्यक्ति रहता है लेकिन तेजी से यूरोपीय मानस पटल पर छाता है। वह व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट।
ठीक है। तो इसके विषय में तो ये इतिहास का मैटर है। अब हम आपको 1793 के चार्टर एक्ट के विषय में बतलाएंगे। यह पहला ऐसा चार्टर एक्ट था, ठीक ना, जिसमें आपको जो था कंपनी के कर्मचारियों का जो वेतन था वो भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। कहां से दिए जाने का प्रावधान किया गया? भारतीय कोष से। और यह व्यवस्था कब तक चली? तो यह व्यवस्था 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक बच्चों यथावत चलती रही, ठीक ना। दूसरी बातें, इस व्यवस्था के तहत अंग्रेज जो थे इन्होंने जो पीछे मतलब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक बात मैंने बताना भूल गया कि प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों व्यवस्थाओं को अलग करने का प्रयास किया गया। और इस अधिनियम के तहत कंपनी को यह कहा गया कि कंपनी अगले 20 वर्षों तक व्यापारिक कार्य करेगी, लेकिन 20 वर्ष बाद कंपनी के व्यापार को हस्तगत कर लिया जाएगा। और उसके लिए और यह भी कहा गया कि 20 वर्ष बाद कंपनी प्रशासनिक कार्य सिर्फ देखेगी, ठीक ना। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था दी गई कि भारतीय लोगों को भी कहीं न कहीं जो था, चूंकि आए थे यहाँ, तो यहाँ भी कुछ देसी राजे राजवाड़े थे, वो विरोध कर रहे थे, ठीक ना। तो अंग्रेज, क्योंकि 1793 के चार्टर एक्ट आते समय आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जन्म हो चुका है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के जन्म होने के कारण कई समाज में जो सामाजिक स्तर पे कई मतलब कि लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति भावनात्मक जो है वो कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना जग रही है, ठीक। अब ठीक, नेक्स्ट चौथा 1813 का चार्टर एक्ट। फर्स्ट सेकेंड, ठीक ना। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट क्यों आया, आने के पीछे क्या कारण था? 1813 के चार्टर एक्ट के आने के पीछे मुख्य रूप से जो कारण ये था कि कहीं न कहीं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने देसी राजे राजवाड़ों को जो था अंग्रेजों के प्रति खिन्नता भर दिया था। और जो सहायक संधि था, सहायक संधि को दूर करके और अपने पक्ष में यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पक्ष में जनता को कहीं न कहीं और राजवाड़ों को पक्ष में मिलाने के उद्देश्य से 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 का चार्टर एक्ट जब आया तो उस समय भारत का वायसराय, कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के समय कंपनी का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के विषय में इतिहासकार मजुमदार लिखते हैं कि पूरे जो अब तक साम्राज्य के विषय में इतिहासकार मजुमदार लिखते हैं कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत में अंग्रेजों के लिए भूमि की व्यवस्था की, ठीक ना। और वारेन हेस्टिंग्स ने फसल बोई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फसल को उगाया, लॉर्ड वेलेस्ली ने फसल को लहलहाया और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने फसल को काट डाला, ठीक ना। ऐसा इतिहासकार आरसी मजुमदार एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आता है तो इसी के काल में पिंडारियों का दमन होता है, इसी के काल में नेपाल के साथ संगौली 1816 ईस्वी में नेपाल के साथ संगौली की संधि होती है। तो इस एक्ट आया, तो जो 1813 का एक्ट आया तो पिछली बातों को इसमें पुनः एक बार कहा गया है। चूंकि 1893 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि कंपनी अगले 20 वर्षों तक यथावत काम करेगी, ठीक ना। इस अधिनियम या इस चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत यह कहा गया कि कंपनी अब जो है कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। किसके साथ? चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।
लेकिन अन्य व्यवसाय उसके हाथ से निकल गए, ठीक ना। और उसके साथ ही कंपनी को प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दे दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने यानी जमीन खरीदने और बसने की अनुमति दे दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत बच्चों ये किया गया कि अब अंग्रेज जो थे ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई और जो ईसाई मिशनरियां थी उनको भारतीय कोष से धन दिया जाने लगा, ठीक ना। और चौथा महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि इसी अधिनियम के तहत आपको भारतीय लोगों पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कैसे भारतीय लोग जो बौद्धिक थे यानी विज्ञान, गणित, साहित्य, ठीक ना, और कला में जो निपुण थे उनके ऊपर खर्च करने का 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और आगे कहा गया कि अब कंपनी आगे जो है वो सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेगी। सॉरी, अच्छा, 1833 का चार्टर एक्ट। का जब चार्टर एक्ट आया तो उस समय भारत में वायसराय कौन था, कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो गवर्नर जनरल था वह आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक ना। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप देखते हैं कि भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कई सुधार किए जाते हैं, जैसे सती प्रथा का अंत, ठीक ना। कर्नल स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया जाता है। तो ये ढेर सारे सुधार जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुए, जैसे प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का विवाद, ठीक ना। तो ये सारे विवाद जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जन्म लिए और सुधार किए गए। अब इस एक्ट जो आया, इस एक्ट के तहत पहला ही काम ये किया गया कि जो पीछे कहा गया था कि कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगी, अब उसके स्थान पर यह कहा गया कि कंपनी अब सिर्फ जो है वो राजनीतिक कार्य करेगी, ठीक ना। अगले 20 वर्ष बाद कंपनी राजनीतिक कार्य करेगी, ठीक। अब दूसरा प्रावधान ये हुआ, दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 10 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया। यानी बच्चे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 1 लाख रुपए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत था वह बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया। दूसरा प्रावधान, इसी अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और आपको संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब क्यों आपके मन में उत्सुकता जन्म ले रही होगी कि आखिर क्यों बंगाल के गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? इसके पीछे कारण है। दुधारी गाय जो होती है ना, दुधारू गाय, उसकी सेवा हर कोई करता है। चूंकि बंगाल जो था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, बनारस मंडल जो था वो शामिल था, जहां गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र और उसके साथ साथ सोन का द्वाब क्षेत्र उपजाऊ भूमि थी। चूंकि यहां से अंग्रेजी गवर्नमेंट को आय का स्रोत
सबसे ज्यादा हुआ करता था, इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को ही प्रमोट बार बार किया जा रहा था। और बाद में बंगाल का इतिहास ही आधुनिक भारत का इतिहास, धीरे धीरे अंग्रेजों का इतिहास हम लोग इसमें पढ़ते चले गए। तो अब 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 10 लाख रुपए भारतीयों पर खर्च करने का प्रावधान, शिक्षित भारतीयों के ऊपर खर्च करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में अंशकालिक विधिवेता की नियुक्ति की गई, और वह प्रथम अंशकालिक विधिवेता के रूप में लॉर्ड मैकाले आता है। कौन आता है? लॉर्ड मैकाले आता है। इसके बाद गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल के ने सुझाव दिया था, चूंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था 1829 ईस्वी में ही भारत में सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये कई प्रथाएं थी जिसके विषय में अंग्रेजों को अवगत कराया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भी पूरी तरह से दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, जबकि आपको 1843 ईस्वी में दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया गया है लॉर्ड एलन बरो द्वारा। लॉर्ड एलन बरो को दास प्रथा का उन्मूलनकर्ता कहा जाता है, ठीक ना, 1843 ईस्वी में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही अब भारतीय लोगों को भी कंपनी में कर्मचारी के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया, और यह प्रावधान जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, या भारतीय या पाश्चात्य, इस तरह का कोई भी जात, लिंग भेद, किसी तरह के भेदभाव के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, बल्कि सामान्य तरीके से कंपनी के कर्मचारी के रूप में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, यानी हम कह सकते हैं कि यह अंतिम चार्टर एक्ट है। और (1853) के चार्टर एक्ट के तहत अब क्यों आया यह चार्टर एक्ट? तो प्रत्येक चार्टर एक्ट या प्रत्येक संवैधानिक सुधार के पीछे का लॉजिक है कि कुछ न कुछ हर पीछे वाली में कमियां होंगी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए चार्टर एक्ट आ रहे हैं। और इस चार्टर एक्ट जब आया तो उस समय जो था भारत में जो कंपनी, भारत का गवर्नर जनरल बन बैठा था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिसे भारत में गोद निषेध सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, उसका जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध सिद्धांत के तहत कई भारत के देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक ना। और इसका पहला शिकार जो था सतारा हुआ था, और अंतिम शिकार जो था, पूछता है सवाल कि अवध को किस आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने शामिल किया था, तो अवध को जो था कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो नेक्स्ट, इसमें 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आपको जो मुख्य प्रावधान ये किया गया कि अब भारत में पहली बार, यह पूछता है कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन है, तो 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है। इस चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद बनाया गया, ठीक ना। विधान परिषद की नींव रखी गई, यानी हम कह सकते हैं, सवाल आपसे पूछता है एसएससी में, सिविल में, हर कई जगह पूछा है कि भारत में पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ा, तो वह 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार आपको संवैधानिक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव पड़ी। इसी अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारी बनने के लिए एक कमीशन बनाया गया, और उसमें जो थे आपको जो था वो आपको प्रशासनिक सेवा में आने के लिए पहली बार आपको लोक सेवा का गठन किया गया,
ठीक ना। और यह एग्जाम यद्यपि भारत में न होकर इंग्लैंड में हुआ करता था। सवाल यह पूछता है कि सिविल सेवा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो था पहली बार गठन किया गया था, लेकिन इसका एग्जाम इंग्लैंड में हुआ करता था, ठीक ना। अब भारतीय लोग भी कंपनी के कर्मचारी बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षाओं को दे सकते थे। इसी अधिनियम के तहत आपको एक महत्वपूर्ण और कार्य किया गया। वो महत्वपूर्ण कार्य ये था कि जो भारत में कंपनी का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों, 1858 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। जब गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसी के कार्यकाल में 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटना हुई। और यह 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटना ने अंग्रेजों को हिला दिया, ठीक ना। और प्रारंभ में तो अंग्रेज जो थे इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा नहीं दिए, लेकिन कालांतर में वहीं का एक विदेश मंत्री था जिसका नाम सेलिसबेरी था। सेलिसबेरी पहला व्यक्ति था जिसने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक ना। 1857 के विद्रोह की घटना होने के बाद अंग्रेज या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो अब सजग हो गई थी और अब कंपनी के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त करना चाह रही थी। चूंकि आप सबको पीछे मैंने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या गठित किया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या 24 थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 8 थी, चूंकि इन्हीं के द्वारा शासन किया जा रहा था। 1858 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को भंग कर दिया गया। क्या किया गया, भंग कर दिया गया और उसकी स्थान पर भारतीय सचिव का पद सृजित किया गया। हेनरी स्टैनले जो था वो भारत का प्रथम सचिव बनकर आता है, ठीक। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापार को जो था पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और अब जो था डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हुकूमत की जाती है। जो भारत सचिव के वही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो भारतीय मामले का विशेषज्ञ हो और उसके साथ साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का वह सदस्य हो, ठीक ना। अब गवर्नर जनरल जो था, 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल के जगह वायसराय के पद का सृजन किया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो संपूर्ण भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय होने का गौरव प्राप्त किया। अब चूंकि जो वायसराय था, वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाने लगा। किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाने लगा। उसके साथ साथ ही इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था किया गया कि इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार
शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान दिया गया और इसी अधिनियम के तहत आपको भारत में पहली बार जो है ये व्यवस्था किया गया कि अब कलकत्ता विश्वविद्यालय, आपको अब मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, ठीक ना। इसके बाद इसी अधिनियम के तहत जो भारत सचिव था, भारत सचिव को विकास निगम घोषित किया गया, जिसे हम अंग्रेजी में डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। विकास यानी सारे काम जो थे किसके नाम से किए जाएंगे, तो यह किस भारत सचिव के नाम से किए जाएंगे, ठीक ना। इसके बाद इसी अधिनियम के तहत आपको महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया कि ब्रिटिश सेना में सुधार के लिए एक पिल कमीशन गठित किया गया। क्या किया गया? पिल कमीशन गठित किया गया। नेक्स्ट 1862 का एक बात और इसमें रह गई, 1858 के अधिनियम के तहत देसी राजे राजवाड़ों को अब ब्रिटिश वायसराय के प्रति जिम्मेदार न होकर बल्कि सीधे डायरेक्ट क्राउन के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया, ठीक ना। नेक्स्ट 1862 का भारतीय परिषद अधिनियम। यह अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही आया। जो 1858 के अधिनियम के भारत शासन अधिनियम के तहत जो त्रुटियां रह गई थीं, उन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए भारत शासन अधिनियम लाया गया और भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली महत्वपूर्ण बात ये की गई, क्या की गई? पहली महत्वपूर्ण बात ये की गई कि पहली बार आपको इसी अधिनियम के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। क्रमशः पूछता है, क्रम लगाने को भी पूछता है परीक्षाओं में। कैसे पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो पहला उच्च न्यायालय जो था वो कोलकाता उच्च न्यायालय, दूसरा जो था मुंबई उच्च न्यायालय और तीसरा जो था आपको कौन सा था? तो मद्रास उच्च न्यायालय। ये 3 उच्च न्यायालय इसी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले के द्वारा पहली बार विधि संहिता का निर्माण किया गया। क्या किया गया? विधि संहिता का निर्माण किया गया। इसी अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय लोगों की नियुक्ति की गई। ये कौन कौन 3 व्यक्ति थे? पहली बार 3 व्यक्ति नियुक्त किए गए। ये थे कौन? तो पहला बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरा सर दिनकर राव। हो गया सर, पढ़ाए यार। नेक्स्ट, अब जो अगला अधिनियम आता है वो जो रहता है अगला आपको 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के आने के पीछे भारत में अब बहुत ढेर सारे परिवर्तन हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि कई वायसराय और
आते हैं उन वायसरायों के द्वारा भारत में कई चीजें सुधार किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा यदि किसी के द्वारा सुधार किया जाता है तो वह लॉर्ड रिपन जो था, उसके विषय में श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं कि यह शरीर से तो अंग्रेज था लेकिन आत्मा से भारतीय था। सवाल यह भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन जो था वो सबसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। चूंकि 1892 का अधिनियम आता है तो इस अधिनियम के आने से पहले भारत में कई राजनीतिक संस्थाओं का गठन हो चुका रहता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली या सबसे मजबूत राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई यानी उस समय बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक संस्था बनाने में अंग्रेजों की भी बहुत बड़ी रोल थी। इसके पीछे कहीं न कहीं अंग्रेज लोग भी ये भयभीत थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा साम्राज्य समय से पहले ही 1857 की क्रांति के बाद वो ये महसूस करने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा साम्राज्य पहले ही उखड़ जाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक संस्था की तलाश की जो कि अंग्रेजों के हिमायती हो, ठीक ना। तो जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी तो इसमें नरमपंथी विचारधारा के लोगों का बोलबाला था, परंतु धीरे धीरे इसमें गरम मिजाज के लोग भी शामिल होना चालू हुए और 1885 ईस्वी के चार्टर एक्ट के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में आपको लाला लाजपत राय एक बात कहते हैं कि उसमें तत्कालीन वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन के, चूंकि लॉर्ड डफरिन इसे ब्रिटिश सेफ्टी वाल्व सुरक्षा कवच यानी ब्रिटेन की सरकार की सुरक्षा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुरक्षा कवच के रूप में इसे बनाई थी, ठीक ना। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में यही संस्था हम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, ठीक। तो 1892 ईस्वी में का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट के तहत पहली बार यह कहा गया कि बजट पर, जो पीछे मैंने बताया आपको कि 1862 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की बजट प्रस्तुत किया जाने लगा, ठीक ना। अब 1892 के चार्टर एक्ट के तहत बजट पे लोगों को बहस करने की भी अनुमति दे दी गई, ठीक ना। 1892 के चार्टर एक्ट के तहत आपको पहली बार मनोनयन के स्थान पर निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाने की बात कही गई। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राजनीतिक संस्था थी ये कह तो रही थी, इसका ये कहना था कि वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य तो ठीक है लेकिन वो कैसे लोग हैं, वो भारतीय जनसमूह का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो नेतृत्व अंग्रेजों का कर रहे हैं। चूंकि मनोनयन की प्रक्रिया थी, निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं थी, और मनोनयन की प्रक्रिया में जो अंग्रेजों के हिमायती थे, अंग्रेज उन्हीं को अपने कार्यकारिणी में मनोनीत करते थे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना यह था कि अब निर्वाचन प्रक्रिया के तहत या अर्थात जो जनता का प्रतिनिधित्व करता हो वैसे व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य मनोनीत किया जाए, ठीक है ना। इसके बाद यानी आप कह सकते हैं, सवाल पूछता है कि भारत में निर्वाचन प्रक्रिया की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ी, तो भारत में निर्वाचन प्रक्रिया की नींव 1892 के चार्टर एक्ट के तहत पड़ी, ठीक ना। नेक्स्ट अगला जो आता है, अगला आपको इसी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण बात कि बजट पे बहस करने की अनुमति मिल गई। इसी अधिनियम के तहत भारतीय लोगों को वायसराय की कार्यकारिणी में निर्वाचित किया जाने लगा। इसी अधिनियम के तहत आपको यह भी प्रावधान किया गया कि अब वायसराय जो होगा वो सिर्फ अभी भी
इस अधिनियम के तहत भी यह प्रावधान बना रहा कि वायसराय का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। यानी अभी भी जो एक अधिकार था वो बजट पर वायसराय का ही बना रहा। ठीक, या इसे 1909 के अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1909 के अधिनियम को आने के पीछे कई कारण थे और इसके पहले भारत में कई राजनीतिक घटनाएं घट चुकी होती हैं। चूंकि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। 1905 ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन आता है। 1905 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी से स्वराज की मांग की जाती है। 1906 ईस्वी में ही आपको बंगाल में मुस्लिम लीग यानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी रहती है। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित, जिसे हम सूरत की फूट गरम दल और नरम दल के रूप में जानते हैं। तो कई घटनाएं ऐसी थीं जिनका प्रभाव मार्ले मिंटो सुधार पर हुआ। मार्ले जो था वो भारत सचिव था और मिंटो जो था भारत का वायसराय था। जब कर्जन 1905 ईस्वी में जाता है तो कर्जन के जाने के पश्चात लॉर्ड मिंटो आता है। जब मिंटो आता है तो मिंटो के आने पर आपको मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में मिंटो से मिलता है और जब मिंटो से मिलता है तो मिंटो भी अपना कुछ प्रस्ताव उनके सामने रखता है और उस प्रस्ताव में दोनों के तहत और कहता है कि ठीक है, आप भी, चूंकि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस उद्देश्य से अंग्रेजों ने स्थापित किया था वो उनके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही थी। चूंकि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे आम जनमानस की भाषा बोलने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दलों का धीरे धीरे बोलबाला होने लगा था और 1905 से ही यह बात देखने को मिलता है जब गरम दल के नेता लाल बाल पाल और जो थे तो उन्हीं बाल गंगाधर तिलक को 1905 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाने के लिए नाम आगे किया जाता है। लेकिन चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपको जो थे नरमपंथियों का बोलबाला था, ऐसी स्थिति में बीजी तिलक के सामने एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाव दे दिया जाता है। बीजी तिलक स्वयं अपने नाम की वापसी ले लेते हैं और वो थे बाल गंगाधर तिलक। वो थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनको बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पहली बार स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया, तो वह 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक ना। फिर यही काम होता है कि अगली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है बीजी तिलक करेंगे और इस बार कोलकाता में 1906 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है और फिर एक बार नरमपंथी द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाव दे दिया जाता है जो कि भारतीय राजनीति में उस समय तत्कालिक राजनीति में सिरमौर थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और वो थे दादा भाई नौरोजी जी का नाम आता है। बीजी तिलक पुनः अपने नाम की वापसी ले लेते हैं और जब बीजी तिलक अपने नाम की वापसी लेते हैं तो अब कोलकाता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी जैसे सुलझे हुए इंसान के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का मांग किया जाता है। सवाल पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया, तो वह था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। फिर आगे होता है कि 1907 ईस्वी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले अध्यक्ष जो थे अब तो बाल गंगाधर तिलक बनेंगे ही, लेकिन आगे 1907 ईस्वी में
सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो जहां से बीजी तिलक स्वयं बिलोंग करते थे और वह था मुंबई प्रेसिडेंसी, और सूरत में आपको आयोजित किया जाता है। उस समय मद्रास था, मद्रास प्रेसिडेंसी आपको महाराष्ट्र से स्वयं बीजी तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों आते हैं। तो जब वहां सूरत में आयोजित किया जाता है, एक बार फिर नरम पंथियों के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाव दिया जाता है जिसमें सर्वसम्मति बन जाती है, और वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 ईस्वी में अध्यक्ष बन जाते हैं, और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन होता है, जिसे हम पूछता है सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम फूट कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के समय। ठीक, अब इसके प्रावधान क्या क्या थे? तो जो मिंटो आया था और मिंटो से जो मुस्लिम शिष्टमंडल जो मिला, उस शिष्टमंडल का परिणाम ये हुआ कि 1906 ईस्वी में मुस्लिमों के द्वारा, यानी आगा खां और उनके करीबियों के द्वारा, जिसमें सलीमुल्लाह खां जो मुख्य रूप से थे, सलीमुल्लाह खां के द्वारा आपको मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में कर दी जाती है। चूंकि मुस्लिम लीग जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पैरेलल संस्था अंग्रेज बनाना चाहते थे, ठीक ना। और 1909 का अधिवेशन आया, तो जो दोनों के बीच गुप्त संधियां हुई थी या गुप्त बातें हुई थी, वो बातें 1909 के अधिनियम में सीधे तौर पर देखने को मिलती है। और ये देखने को मिलती है कि 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार जो था, अंग्रेजों ने भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की नींव रख दी, ठीक ना। इस अधिनियम के तहत जो था, पहला मुख्य कार्य यह किया गया कि क्या किया गया, तो पहला मुख्य कार्य यह था कि आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत रखा गया, तो 1909 के अधिनियम या 1909 के मार्लिमेंटो सुधार के तहत रखा गया। ठीक, नेक्स्ट, इसी अधिनियम के तहत आपको विषयों को, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, यानी जो रक्षा बजट था, रक्षा और इन सारी चीजों को दो भागों में, जो विषय जो सूचियां थी, इनको दो भागों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। 1909 के अधिनियम के विषय में कुछ रोचक बातें हैं, और 1909 के अधिनियम के विषय में जो है कुछ लोग कहते हैं, जैसे स्वयं मिंटो कहता है, मार्ले कहता है, मिंटो नहीं मार्ले कहता है, मैं नाग का दांत बो रहा हूं जिसका परिणाम भीषण होगा। वहीं गांधी जी के द्वारा 1909 के अधिनियम के विषय में कहा जाता है कि 1909 मार्लिमेंटो सुधार ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक ना। वहीं के मुंशी के द्वारा यह कहा जाता है कि उभरते हुए लोकतंत्र को ही जान से मार डाला, ठीक ना। तो ये कुछ इस अधिनियम के विषय में बातें थी। अब अगला जो है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आने से पहले कई घटनाएं घटित हो चुकी थी, ठीक ना। जैसे हार्डिंग बम कांड, दिल्ली दरबार, 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू प्रकरण, 1915 ईस्वी में होम रूल आंदोलन, 1916 ईस्वी में महत्वपूर्ण घटनाएं थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन,
या जिसमें लीग और कांग्रेस का मिलन, गरम दल, नरम दल और लीग तीनों का मिलन। 1917 ईस्वी में, चूंकि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो हैं उनका भारत आगमन हो चुका है, और 1907 ईस्वी में जो गिरफ्तार किए गए थे बीजी तिलक, उन्हें मांडले जेल से रिहा कर दिया जाता है। क्योंकि विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध शुरू हो गया था और विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति कमजोर पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में बिना भारत के लोगों को, भारतीय यानी जो उस समय की राजनीतिक संस्था थी, बिना सूचित किए ही भारतीय लोगों को, भारत को भी प्रथम विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को सैनिकों की आवश्यकता थी, तो बीजी तिलक को और गांधी दोनों आते हैं और घर घर लोगों से, चूंकि भारतीय अंग्रेज जो थे ये कहते हैं कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा, यानी आप छोड़, आप उपनिवेश को यहाँ से अपना हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बीजी तिलक, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बीजी तिलक जो थे मांडले जेल में ही बनते, उसी समय गीता रहस्यम नामक पुस्तक की रचना करते हैं मांडले जेल में ही। इसके बाद 1916 ईस्वी में आपको लीग और कांग्रेस का मिलन होता है। 1917 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसी महिला के द्वारा किया जाता है और वो थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त घोषणा किया जाता है। अगस्त से 3 बातें आती हैं आपको, ठीक ना। पहला होता है एक अगस्त घोषणा, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, और तीसरा है अगस्त क्रांति। मैचिंग करने के लिए परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये 1918, ये 1940, और ये आपको 1942। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना। तो अगस्त घोषणा इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद 1917 ईस्वी में ही गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना। 1918 ईस्वी में खेड़ा विद्रोह, 1919 ईस्वी में आपको जो था वो रॉलेट एक्ट, और 1919 ईस्वी में ही जालियांवाला कांड, ठीक ना। तो इन सारी घटनाओं का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर प्रभाव पड़ा, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में अब जो था पृथक निर्वाचन प्रणाली की दायरा को बढ़ाते हुए कहां तक कर दिया गया, सिखों तक। जो पहले मुस्लिमों तक था, अब अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के आगे बढ़ाते हुए इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को कहां तक बढ़ाए, तो सिखों तक बढ़ा देते हैं। ठीक, इसी अधिनियम के तहत आपको मुख्य बात यह हुई, दूसरा, कि महिलाओं को भी निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन की व्यवस्था की गई, और इस तरह 1923 ईस्वी में पहली बार सिविल सेवा का आयोजन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में आयोजित किया गया, यानी इलाहाबाद में पहली सिविल सेवा का आयोजन इलाहाबाद में किया गया। नेक्स्ट, इसी अधिनियम के तहत आपको द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और यह द्वैध शासन प्रांत और केंद्र दोनों स्थानों पर लागू किया गया। ठीक, इसके बाद इसी अधिनियम के तहत ब्रिटेन में एम्बेसडर यानी राजदूत, उच्चायुक्त जिसे बोलते हैं, राजदूत ना कहिए, उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट,
अब जो था आगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। एक बात और, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत है साइमन कमीशन, भारत में कानून बनाने हेतु तो एक कमीशन की बातें की जाती हैं और साइमन कमीशन की नियुक्ति का भी सुझाव 1919 के मॉन्टेग्यू अधिनियम के तहत ही दिया गया था। अब 1935 का अधिनियम जो आता है, 1935 के अधिनियम के आने के पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक होती है, क्योंकि 1935 का अधिनियम अब तक जितने अधिनियम आए थे उन सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा था। और भारत का अधिकांश भाग, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है, पूछता है सवाल कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और 1935 के अधिनियम के तहत ही आपको अब कई प्रावधान किए जाते हैं और इन प्रावधानों के पीछे आने के पीछे कई घटनाएं हैं। जैसे आपको कौन सी घटना, तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन, जिसे जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है, कौन सा आंदोलन था बताइए आप लोग, तो वह कौन था पहला आंदोलन? सबने क्या आंदोलन? नहीं। भारत छोड़ो? नहीं। असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आपको 20 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आपको गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस कर लिया जाता है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का, यही इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। 1900 ऐसी घटनाएं। फिर 1900 मेन जो था 19 चूंकि साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में गठित होता है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय कहते भी हैं कि मेरे ऊपर लाठी का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का किल साबित होगा, और होता भी यही है, ठीक ना। और फिर इसके बाद भारतीय लोगों के सामने संविधान बनाने की चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार आपको जो है एक संविधान बनाया जाता है, जैसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, 1928 ईस्वी में। फिर 1929 ईस्वी में जो था 1929 ईस्वी में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया और पहली बार तिरंगे झंडे को रावी नदी के तट पर फहराया गया, ठीक ना। फिर इसी बीच तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है 1930, 31 और 32। 1930-31 ईस्वी में फिर चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ऐसी स्थिति में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो था गांधी इरविन समझौते के पश्चात 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। उस समझौते के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लेते हैं। फिर लंदन जाते हैं, वहां जाते हैं तो वहां सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिससे असंतुष्ट होकर गांधी जी बीच सभा से ही गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर वापस चले जाते हैं, ठीक ना। इसके बाद पुनः भारत आते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं, जो 1930 में शुरू किए थे, ठीक। फिर अब कई घटनाएं थी और उसके पीछे और एक कारण ये था कि जो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांत और केंद्र दोनों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, इससे केंद्र के ऊपर बहुत अधिक भार पड़ने लगा, ठीक ना। तो पहला ही चीजें हुआ कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक। और दूसरा 1935 के अधिनियम के तहत पहली बार जो ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश था, इसे भारतीय संघ के रूप में परिभाषित किया गया। इसी अधिनियम के तहत आपको आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसी अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन किया गया।
इसी अधिनियम के तहत भारत ने पहली बार प्रांतीय स्तर पर चुनाव कराने का निर्णय कराया गया और वह चुनाव 1937 का आम चुनाव होता है। ठीक ना। इसी अधिनियम के आधार पर आपको भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। 1936 ईस्वी में भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार प्रेसिडेंसी को यानी बिहार प्रेसिडेंसी को अलग किया गया। इसी अधिनियम के तहत एक भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। यद्यपि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल ही थी। सर आज का इसी के साथ 1935 के अधिनियम के साथ ही आज का क्लास समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।